शुभ दोपहर बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम देखेंगे हमारे स्पर्श किताब से, अपने स्पर्श किताब से पार्ट 3 लेसन नेम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेसन नेम इज एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये एक बायोग्राफी स्टोरी है, यानी उनके हमारे इंडियाज़ फर्स्ट वुमन शी रीच्ड दैट एवरेस्ट पीक। ओके, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन शी रीच्ड एवरेस्ट पीक। ओके, तो उनका ये बायोग्राफी स्टोरी है, उनका ओन स्टोरी है। तो इस स्टोरी के बारे में आज हम देखते हैं। शी एक्सप्लेन अबाउट हर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस को उन्होंने फेस किया, क्योंकि वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा एक विषय था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि एवरेस्ट इट्स यू नो वेरी मच अबाउट एवरेस्ट, उसमें कितने डिफिकल्टीज होते हैं, व्हाट आर दी डेंजर्स आर देयर। तो हमारी बचेंद्री पाल ने इस लेसन के राइटर और इंडियाज फर्स्ट वुमन हु इज रीच्ड दैट एवरेस्ट पीक। तो उनका स्टोरी इस पार्ट में देखते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस, व्हाट आर द डिफिकल्टीज शी फेस्ड and what are the plus and minus, everything she discussed, she explained through this lesson. Okay, so अब हम देखते हैं, यानी मैं जो पेज के फर्स्ट पेज में से जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उसे मैंने आई रोट किया। तो यू कैन यूज दिस, तो अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना करके पेंसिल से, यू जस्ट राइट दैट मीनिंग्स व्हिच इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दैट लेसन। चिल्ड्रन, डोंट read only question answers from that lesson. Okay, you just try to read and understand the whole lesson, then you can answer any question if they ask. Okay, it is very useful to face a board exam. Okay, वहाँ पे कैसे भी ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन पूछने पर भी तुम्हें बहुत इजी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इसमें बताया गया है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया, विच मीन एवरेस्ट अभियान दल, तो विच मीन दैट एवरेस्ट जो क्लाइंबर होते हैं ना, उनका एक टीम मार्च 7 को दिल्ली से काठमांडू, यानी काठमांडू कहाँ है, नेपाल में। सो नेपाल को हवाई जहाज, व्हाट यू मीन बाय हवाई जहाज, फ्लाइट और एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में वो दिल्ली से काठमांडू यानी नेपाल चले गए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो मार्च 7 को इनका जर्नी स्टार्ट होता है दिल्ली टू काठमांडू। तो इनसे एडवांस्ड टीम, यानी वो उसे क्या कहते हैं, अग्रिम दल तो एडवांस्ड टीम, उन्होंने क्या किया, ये मार्च 7 को इनका जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दे स्टार्टेड ईयरलियर टू देम, वहाँ पे जाके वहाँ पे जो स्नोफॉल के कारण वहाँ पे प्रॉपर पाथ नहीं होंगे, वे नहीं होगा, तो रूट क्लियर करने के लिए, वहाँ का पाथ क्लियर करने के लिए द एडवांस्ड टीम गॉन ईयरली। दुर्गम हिमपात के रास्ते, विच मीन पाथलेस स्नो, அதாவது பனிக்கட்டி ஃபுல்லா மூடி இருக்கும், வழி எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணி அவங்களுக்கு எது பாதை அப்படின்னு காட்டணும் இல்லையா, அதுக்கு அந்த டீம் போயிடுச்சு। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार मीन्स वो एक प्लेस का, मार्केट का नेम होता है। वो शेरपालैंड का, वो शेरपालैंड अब जो
चेन्नई में उठाते हैं तो टी नगर एक बाजार एरिया है वैसा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र था, वो तो नगरीय क्षेत्र मीन सिटी। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा मीन्स तो जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं, क्लाइंबर्स को सपोर्ट करने वाले, और यानी कूली कह सकते हैं। तो शेरपा उनके सपोर्टर टीम होते हैं, वो सपोर्टर टीम वो सिटी के नियर प्लेस में रहते हैं। यह नमचे बाजार ही था, यहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो नमचे मार्केट से हमारी बचेंद्री पाल हमारे राइटर ने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट यानी वो पीक को बेस में से यानी उसी तमिल में अடிவாரத்திலிருந்து மேல மலையை எப்படி பார்ப்போம் இல்லையா, तो ऐसा निहारती हैं, तो उसका हाइट को देखती हैं। जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेपाली पीपल, तो इंग्लिश में तो हम उसे एवरेस्ट कहते हैं, बट नेपाल पीपल उसे क्या कहते हैं, सागर माथा। सागर मीन्स ओशन, यू नो वेरी वेल, सागर मीन ओशन, ओशन, और माथा मीन फोरहेड, विच मीन फोरहेड ऑफ द ओशन। तो एवरेस्ट का नाम नेपालियों दे यूज्ड दैट नेम बिकॉज दे कंसीडरिंग दैट एवरेस्ट एज अ फोरहेड ऑफ ओशन, கடலின் உடைய நெற்றி, ऐसा बताया है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, शी लाइक दैट नेम। हु? बचेंद्री पाल, हमारी राइटर का नेम क्या है, बचेंद्री पाल। राइटर का नेम बचेंद्री पाल। तो उन्होंने एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, गौर से which mean carefully she is seeing that Everest from that base, यानी that वो प्लेस का नाम क्या है, नमचे बाजार, नमचे मार्केट से। तो हमारे नामकल में கொல்லிமலை है, तो கொல்லிமலை அடிவாரம் है ना, यानी கொல்லிமலை அடிவாரம், கொல்லிமலை அடிவாரத்திலிருந்து நம்ம மலை உச்சியை பார்ப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி। ஸோ இவங்க அந்த நமச்சை பாசாரில் இருந்து அந்த पीक एवरेस्ट पाकराम। मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा है। भारी बर्फ का बड़ा फूल, அதாவது ஒரு பெரிய ஐஸ் அங்க மலையில வந்து இருக்கிறத பார்க்கறாங்க। तो அது பார்க்கிறதுக்கு वो जस्ट लुक लाइक, वो कैसा लगता है, लुक लाइक अ वेरी बिग फ्लैग, ஓகே, ஒரு பெரிய கொடி மாதிரி இருக்கும் அந்த பனி கொடி। அந்த பனியில வந்து அந்த ஸ்னோஃபால், அந்த மலை இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ஐஸ் பால், அது பார்க்க ஒரு கொடி மாதிரி இருந்துச்சு। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। सो அந்த ஸ்னோஃபால் ஆயிட்டே இருக்கும், ஸ்னோஃபால் ஆகும்போது அந்த டைமில் ரொம்ப வேகமாக காற்றடிச்சிச்சு அப்படின்னா அப்படியே வெள்ளையாக பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா। ஸோ அப்போ அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஸோ அந்த பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு ஐஸ், அந்த அவங்க ஒரு என்னது அந்த கொடி பறக்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ஃப்ளாக் ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மேலே யானி அந்த எவரெஸ்ட்டில் நியர்லி 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அந்த காற்று வேகமாக வீசிச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ கிடைக்கும், ஒரு விஷன் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तेज हवा ரொம்ப வேகமாக காற்று வீசும்போது அந்த கூலிங்கில் ட்ரையாக இருக்கும் ஐஸ், ஸோ அந்த ட்ரை ஐஸ் வேகமாக பறக்கும்। அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஏதோ ஒரு வெள்ளையாக ஒரு கொடி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும்। बर्फ का
यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था. ஸோ மோர் தென் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபிளாக் பறக்கிற மாதிரி வெள்ளையா இருந்துச்சு. शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था. ஸோ அந்த ஹிம் கிளைம்பர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் எவரெஸ்ட்டை யார் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க ஒவ்வொருத்தருமே அந்த சவுத்தில் தக்ஷின் பஹாடி பர் சவுத் பூர்வி, ஸோ அந்த தக்ஷின் ஐ மீன் அந்த சவுத் சைடு, அந்த ஹிமாலயாவே சவுத் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏறக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஐஸ் காற்று, அந்த வேகமான ஐஸ் அதெல்லாம் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். विशेषकर खराब मौसम में, स्पेशली खराब मौसम. व्हाट डू यू मीन बाय खराब मौसम? खराब मौसम मीन्स அந்த ரொம்ப மோசமான கிளைமேட், பேட் கிளைமேட்ல அத ரொம்பவே அவங்க ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி வரும். यह मुझे डराने के लिए काफी था. ஸோ பச்சேந்திரி பால் அவங்க ஒரு லேடி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவரெஸ்ட் போய் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்கள மிரட்டுறதுக்கு இதுவே ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஐயோ மலையில் இவ்வளோ வேகமாக காற்று வீசுதே, நம்ம எப்படி போவோம் அப்படின்னு. फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी. இருந்தாலும் விசித்திர ரூப் से எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆசை இருக்கும். तो each people have unique desire. तो बचेंद्री पाल का डिजायर क्या था कि she is very much admire about that Everest peak. और इसकी कठिनतम चुनौतियों को सामना करना चाहती थी. I am ready to face the difficulties and challenges of that journey. उसमें वो जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज होते हैं उसे फेस करने को she is ready. ठीक है. जब हम 26 मार्च को परिच पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. In March 26th को they reached one place, यानी हिमस्खलन, अवलांची. हिमस्खलन मीन्स अवलांची कहते हैं उसे, पनिचरिव कहते हैं ना. तो उसके कारण एक शेरपा कुली, शेरपा तो पोर्टर, सपोर्टर, वो हिल क्लाइंबर्स को जो सपोर्ट करते हैं ना, शेरपा कुली की मृत्यु का. तो when they reached one place, तो उनका क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है, उनका एवरेस्ट का जर्नी स्टार्ट होता है. उनके जाते समय में एक सैड न्यूज आता है कि एक पोर्टर का, यानी वो जो सपोर्टर होते हैं ना क्लाइंबर्स के, उनका एक डेथ हो जाता है. खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी. खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल. खुम्बू हिमपात அப்படின்னா ஒரு இடத்தோட பேரு. ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அபியான் டீம் அப்படின்னா அந்த கேம்பெயின் டீம் போறாங்க இல்லையா, அந்த கிளைம்பர்ஸ் டீம், அவங்க போற வழியில பாயின் தரப்னா दाईं तरफना राइट साइड, बाईं तरफना लेफ्ट साइड, सीधी पहाड़ी के दसकने से. ஸோ அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய மலை, ஐஸ் மலை வந்து சரிஞ்சு லுஹோத்சேனா दसकने से स्मैक्ड एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान. चट्टान मीन्स पार, ஒரு பெரிய பனி பாறை, ஐஸ் ராக். नीचे खिसक आई थी, மேல ஒரு பெரிய ஐஸ் பாறை அப்படியே கீழே உருண்டு வருது. 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए. सो टोटल 16 பேர் ஷேர்பா குலி, அந்த சப்போர்ட்டர் அண்ட் அந்த போர்ட்டர் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அதுல ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, 4 பேர் இன்ஜூரி காட் இன்ஜூர்ட். घायल इंजर्ड.
injured. इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए. So அப்ப இவங்க போகும்போது அந்த இடத்துல அந்த மிலிட்டரி சப்போர்ட் இவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு கர்னல் குல்லர் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எவரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்க்ளூடிங் டெத்தை கூட நீங்கள் நார்மலாக தான் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணணும். அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக ஆக்காமல் அதையும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. स्पष्ट किया तो क्लियरா சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். खतरों डेंजर्स. डेंजर्स उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे. उपनेता तो जो नेता मीन्स लीडर, उपनेता मीन्स असिस्टेंट लीडर. और उनका जो सेकेंडरी पोजीशन होते हैं ना लीडर्स में, तो उन्होंने क्या किया, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे. अग्रिम दल तो एडवांस टीम. तो बचेंद्री पाल से एडवांस एक टीम का स्टार्ट हुआ था ना जर्नी, उनको वो गाइडेंस करते थे. मार्च 26 को पायरिच लौट आए. दे कम बैक टू द पायरिच. उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा कुंभू हिप्पा की स्थिति से हमें अवगत कराया. तो उनका वो कुंभू हिप्पा वो स्नोफॉल का जो रूट क्लियर कर दिए. பிகாஸ் அவங்க ஒரு பாதையிலிருந்து முன்னாடி போய் ஒரு வழி அவங்க ஏற்படுத்திட்டு ஒரு கரெக்டான ஒரு பாதையை ஏற்படுத்திட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டாங்க. उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया. கிட்டத்தட்ட 6000 மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாதையை அவங்க டீம், ஐ மீன் அந்த அட்வான்ஸ் டீம் தே கிளியர்டு. அந்த பாதையை அவங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है. அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, புல் बनाकर, புல் மீன்ஸ் பிரிட்ஜ். புல்னா பிரிட்ஜ். அங்க வந்து அவங்க நிறைய டெம்பரரியான பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் கட்டிருக்கிறாங்க. புல் बनाकर रस्सियां बांधकर, रस्सियां मीन्स रोप. झंडियों को, झंडियों मीन्स झंडियों को बांधकर, यानी झंडियों को रास्ता चिन्हित कर. झंडियों तो फ्लैग मार्किंग करने के लिए कुछ फ्लैग्स का वहां पे मार्किंग के लिए करते हैं. चिन्हित तो मार्किंग. ये ची इह नी, ये ची इह नी त चिन्हित मार्क.
मार्क करके उनका टास्क, जो भी वहां पे डिफिकल्ट टास्क होता है पूरा कंप्लीट करके रूट क्लियर कर दिया था। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। जारी मीन्स जारी, ग्लेशियर, ग्लेशियर का पनिचरिவு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? सो ग्लेशियर मीन्स जो स्नोफॉल होता है उसमें वहां पे स्नो रिवर्स भी होते हैं, उसमें आइस का जो सर्कुलेशन हो रहा है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। सो இந்த டீம் அட்வான்ஸ் டீம் கிட்டத்தட்ட 6000 மீட்டர் வரைக்கும் எல்லா பாதையும் கரெக்ட் பண்ணி, எங்க பாதை இல்லையோ, எந்த இடத்துல பள்ளம் வருதோ, ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டெம்பரவரியான பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் கட்டி மார்க்கிங் பண்றதுக்காக நிறைய அங்கங்க ஃபிளாக் மாதிரி வச்சு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க। மேபி இந்த ஐஸ் ஸ்னோஃபால் மூலமா ஏதாவது பனிச்சரிவு மறுபடியும் ஐஸ் பெருசா ஏதாவது கொட்டுச்சு அப்படின்னா நாங்க பண்ண இவ்வளோ ஒர்க்கும் வேஸ்டா போய் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ற மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரலாம்। வியர்த்து மீன்ஸ் வேஸ்ட்। எல்லாமே வேஸ்டா போலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। तो बेस कैंप तो கிட்ட அவங்க கீழ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பேஸ் கேம்ப், அதாவது அவங்க பல ஸ்டேஜஸ் இருக்கு। அவங்க எவரெஸ்ட் போய் ரீச் ஆகுற வரைக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கேம்ப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும்। ஸோ அந்த பேஸ் கேம்ப்புக்கு போய் அவங்க ரீச் ஆகுறதுக்குள்ளார ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு நியூஸ், அதுல இன்னொரு டெத் ஆயிருச்சு। இப்போ இவங்க பேஸ் கேம்புக்கு போறதுக்குள்ளார இன்னொரு டெத் நியூஸும் வருது। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। सहायक, रसोई सहायक, रसोई मीन्स किचन, सहायक रसोई सहायक की सहायक असिस्टेंट यानी किचन असिस्टेंट का एक डेथ हो गया। जलवायु मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण वो किचन असिस्टेंट का भी डेथ हो जाता है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक स्थिति मीन्स आशाजनक मीन्स प्रॉमिसिंग। आशाजनक स्थिति, आशाजनक स्थिति। which means promising
situation. प्रॉमिसिंग सिचुएशन, दे आर नॉट प्रॉमिसिंग सिचुएशन, उनका जो जर्नी होता है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था. तो बचेंद्री पाल से இதுக்கு முன்னாடி நான் 2 தடவை எவரெஸ்ட்டை நான் பார்த்துருக்கேன். एक तरफ से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना, सही. एवरेस्ट शिखर को मैंने 2 बार देखा था, 2 दफा நான் பார்த்திருக்கேன். लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा. सो फर्स्ट அவங்க அந்த மார்க்கெட்ல அடிவாரத்துல இருந்து ஒரு தடவை பார்த்தாங்க. செகண்ட் டைம் இப்ப பேஸ் கேம்ப் போய் அதோட பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த பீக்ஸையும் பார்க்கறாங்க. मैं भौचक्की होकर, भौचक्की मीन्स सन, भौचक्की मीन्स सन. स्टन आइटन, ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன். टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट धोध से और नुत्से को ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही. லோத்ஸே லுத்ஸே அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மலைகள், சிகரங்கள், அதில் அந்த பனி கொட்டுறது, அங்கே வளைஞ்சு இழிஞ்சு ஒரு ஐஸ் ரிவர், இதெல்லாம் பார்த்து நான் அப்படியே ஷாக் ஆகி நின்றுட்டு இருக்கேன், ஸ்டன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था. ஸோ ஹிம்பாத், அந்த ஸ்னோஃபால் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் ப்ரொசீஜராக விழணும்னு இல்லாமல் அந்த பனிச்சரிவு எப்படியோ அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே ஒரு ஷேப்லெஸ்ஸாக அது ஒரு அன்ப்ரொசீஜர்டாக அது வந்துட்டு இருக்கும். हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है. ग्लेशियर அப்படின்னா அந்த பனிச்சரிவு ஏற்படும் போது நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்ச அந்த பாதை, அந்த மார்க்கிங் எல்லாமே ஸ்பாயில், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी. ஸோ அந்த பனிச்சரிவு ஏற்படும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பாறைகள் மேலே வந்து கீழே சரிஞ்சு விழுந்துருது. और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी. ஸோ திடீர்னு என்ன ரீசன்னே சொல்லாத, நான் சொல்ல முடியாமல் அங்கே திடீர்னு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக மாறலாம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்னோஃபால், கிளேஷியர், அது மூலமாக. सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था. திடீர்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக வந்து ஒரு அந்த ஸ்னோ அவங்க நடந்து போகிற இடத்துல ஒரு சர்ஃபேஸ் நார்மலாக இருக்குது, ஒரு பெரிய பாறை விழுந்து அந்த இடத்துல ஒரு தரார் அப்படின்னா அந்த விழுந்த வேகத்தில் அங்கே அப்படியே ஐஸ் அந்த இடத்துல பொழந்து ஒரு பெரிய பள்ளம் ஏற்படுது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே उसे देखने में बहुत बड़ा गड्ढा पड़ता है, गड्ढा करता है, तो उसे देखने में बहुत डरावनी यानी बहुत स्कैरी होता है वो सिचुएशन. इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा. तो आरोहियों मीन्स क्लाइंबर्स.
climbers go climbers. Dadar means crack. ஓகே ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய அங்கே சுச்சுவேஷன் ரொம்ப टेरिफिका இருக்கும். दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए. ஸோ செகண்ட் டே அவங்க மேலே கொண்டுட்டு அவங்க மேலே பின்னாடி பேக்கில் வச்சு கொண்டுட்டு போவாங்க இல்லையா, அதில் பாதி தூரம் கொண்டுட்டு போனாங்க. டாக்டர் मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी. सीढ़ियाँ मीन्स इसे क्या कहते हैं, अल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ. अल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ अल्यूमिनियम लैडर இல்லையா, லேடர். ஸோ அந்த லேடரை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி அதை கட்டுறது யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனை கையில் இருக்கிற நம்மக்கிட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம சேஃபாக ஆகணும், எப்படி நம்ம சேஃபாக அந்த இடத்த நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. திருச்சி திவாரை பர் ரசியோं को बांधना, அதாவது அந்த இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு ஸ்னோஃபால் அந்த ஒரு பள்ளத்தில் விழுந்தோம்னாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஸை நம்ம கிளைம் பண்ணி எப்படி அங்கே கைத்தை வச்சு கட்டி எப்படி மேலே வரணும், இதை பற்றி எல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था. ஸோ தேர்ட் டே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்னோஃபால்லேயே வந்து என்ன பண்ணோம், கேம்ப் 1, ஸோ பேஸ் கேம்ப்லேருந்து கேம்ப் 1 வரைக்கும் போகிறாங்க. அவங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. रीता गोम्बू तथा मई साथ साथ चल रहे थे. ஸோ இவங்க கூட இன்னும் 2 பேர் வந்தாங்க, கீதா அண்ட் गोम्बू அப்படிங்கிற 2 பேர் கூட வந்தாங்க. हमारे पास एक वाकी टाकी था. ஸோ இவங்க கிட்ட ஒரு வாக்கி டாக்கி இருக்கு. इनके पास एक वाकी टाकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे. दे आर गिविंग, वो अपना जो भी उनका लेवल क्रॉस करके जाते हैं ना उसके बारे में बेस कैंप को इंफॉर्मेशन यानी कम्युनिकेट करते रहते थे. यानी அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் போறாங்க, நாங்க என்னென்ன பேஸ் கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க பேஸ் கேம்புக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வாக்கி டாக்கியை யூஸ் பண்ணி. कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी. सो कर्नल खुल्लर ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாரு. அவர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாங்க பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து கேம்ப் 1 ரீச் ஆயிட்டோம். பிகாஸ் கேம்ப் 1 ரீச் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் லேடிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாரு, நம்ம அச்சேந்திரி பால் அண்ட் இன்னொருத்தங்க யாரு, ரீட்டா கோம்பு. இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் லேடிஸ் அந்த பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து கேம்ப் 1 வரைக்கும் போனவங்க. अंगदोर्जी, लोकसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए. और सो அதாவது அவங்க என்னன்னா அந்த போன ஸ்டேஜஸோட பேர் अंगदोर्जी, लोकसांग और गगन बिस्सा अंततः. ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க லாஸ்டா அவங்க வந்து சவுத் போல் पहुंच गए. साउथ पोल அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் போய் ரீச் ஆயிட்டாங்க. 29 अप्रैल को 7900 मीटर 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया.
ஸோ இப்போ பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து பேஸ் கேம்ப் 1, பேஸ் கேம்ப் 2, கேம்ப் 3, கேம்ப் 4 வரைக்கும் போயிட்டாங்க. அது எவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கு? 7900 மீட்டர்ல 900 மீட்டர்ல அந்த கேம்ப் 4 அங்க அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. எது சந்தோஷஜனக் பிரகதி கி, சந்தோஷஜனக் ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு सिचुएशन இருந்துச்சு. जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे. सो இதுல வரக்கூடிய तेंजिंग அப்படிங்கறவர் ஒரு पर्सனோட நேம். சோ तेंजिंग அப்படிங்கற पर्सन அந்த பேஸ் கேம்ப்ல இவங்க இருக்கும்போது சோ அவங்களோட ஒரு சின்ன பொண்ணை கூட்டிட்டு வராரு. उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा पुलिस से बातचीत की जाए. सो நம்ம ஏறும்போது ஒவ்வொரு கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் கிளைம்பர்ஸோட ஹெல்பர்ஸ் அண்ட் அங்க வரக்கூடிய அந்த போர்ட்டர் அவங்க எல்லாரும் நல்லா பேசிக்கிட்டே போங்க. ஒரு அந்த பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு அட்மாஸ்பியர், நல்ல அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும், நல்ல என்டர்டெயின்மெண்டா போகும், பேசிட்டு போறது போரிங்கா இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. யாரு? तेंजिंग அப்படிங்கிறவர். जब मेरी बारी आई मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूं. नौसिखिया मीन्स Nausikhia, which means new learner. So நான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் இப்போ கம்ப்ளீட்டா நியூ லேர்னரா இருக்கிறேன். நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த எவரெஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஜேர்னில வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. तेंजिंग हंसते और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था. सो அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் நான் எவரெஸ்ட் பீக்குக்கு போகல, ஆனா அது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் இது வரைக்கும் 7 தடவை போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு तेंजिंग சொல்றாரு. फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो. पर्वतीय लड़की அதாவது அவர் தன்னுடைய ஷோல்டரை அப்படி தட்டி கொடுக்கிற மாதிரி சொல்றாரு. तेंजिंग யார? நம்மளோட லட்சேந்திரி பாங்க. நீங்க ஒரு பக்காவான ஹில் கிளைம்பர் மாதிரியே தான் இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய ஆட்டிடியூட், உங்களுடைய எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து பெனிஃபிட், ஐ மீன் நீங்க எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு பக்காவான ஹில் கிளைம்பர் மாதிரி இருக்கிறீங்க. तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना था. நீங்க இதுக்கு முன்னாடியே இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாவே நீங்க இதை ட்ரை பண்ணிருக்கணும். இது உங்களுடைய டேலண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப லேட், நீங்க இப்போ ட்ரை பண்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी. सो அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 15-16 மே மந்த் கிட்டத்தட்ட 2 மாசமா அவங்க ஏறுறாங்க. ஏறிட்டு அந்த இடத்துல அந்த கேம்ப்ல இருந்து அவங்க ரீச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல்லா ஸ்னோஃபால், ஐஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அவங்க ஒரு கேம்ப், தம்பு அப்படின்னா டென்ட். ஸோ அந்த டென்ட்ல அவங்க ஸ்டே பண்றாங்க. कैंप में 10 और व्यक्ति थे. सो அந்த கேம்ப்ல இவங்க மட்டும் இல்ல, இன்னும் 10 பேர் இருந்தாங்க. லோப்சங் தஷாரிங் மேரே தம்பு में थे. லோப்சங் தஷாரிங் அப்படிங்கிறவங்க
पर्सनோட நேம் அவங்க இருந்தாங்க என்டி शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे यार यार இருந்தாங்க அப்படினு பார்த்தோம்னா என்டி शेरपा அதாவது என்டி शेरपा அண்ட் இன்னும் ஒரு 8 பேர் 8 நல்ல அந்த ஹில் கிளைம்பர்ஸ் நல்ல ஒரு அந்த அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்களே அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு पर्सन இருப்பாங்க அவங்க ஒரு பக்கத்து கேம்ப்ல இருக்கிறாங்க मैं गहरी नींद में सोई हुई थी मैं गहरी नींद में गहरी नींद में डीप स्लीप ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்ல நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன் रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर पर पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ सो नाइट தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 12:30க்கு அந்த கேம்புக்குள்ள உங்க ஹெட்டுக்கு பேக் சைடு அந்த பின் மண்டையில ஒரு பெரிய வெயிட்டான பொருள் வந்து ஏதோ கிளாஷ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு டக்குனு உங்க தூக்கம் ஒழிச்ச உடனே அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு கலைபரம் நடக்குது எல்லாமே வந்து ஒரே நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகுது तभी मुझे महसूस हुआ कि महसूस व्हाट यू मीन बाय महसूस महसूस मीन रियलाइज महसूस रियलाइज सो அப்பதான் உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகுது என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு பெரிய ஜில்லுன்னு ஏதோ ஒன்று நம்மளை நசுக்கிக்கிட்டு டிராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கு என்னால மூச்சு வாங்க கூட முடியல அப்படின்னு ठीक है तो यहाँ तक पेज नंबर 26 में फर्स्ट पैराग्राफ तक रहने दो रिमाइनिंग आई विल टीच यू इन नेक्स्ट सेशन ठीक है ये पार्ट 1 वीडियो होगा तो पेज नंबर 26 तक पार्ट 1 रिमाइनिंग लेसन मैं तुम्हारे लिए अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो बाकी लेसन है उसे मैं अगले क्लास में टीच करूंगा ठीक है बच्चों धन्यवाद